हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे। डे 6 है आज 45 डे यूट्यूब सेशंस का। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें हम 45 डेज़ तक आपको यूट्यूब में फ्री में सेशंस कराएंगे इंग्लिश के, जिसमें हम आपको प्री एंड मीन्स दोनों के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो आपको कवर करा देंगे। इन टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिस करवा देंगे अच्छे लेवल के, जिससे आपका जो एक्चुअल एग्ज़ाम है उसमें जो आपका स्कोर इंग्लिश का वो बढ़ेगा। तो 5 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आज छठा सेशन है और आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज भी काफ़ी अच्छे लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आई होप कि आप बहुत एक्साइटेड होगे। तो इससे पहले कि हम सेशंस को स्टार्ट करें, जो भी बच्चे आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में काफ़ी सारे सेशंस होंगे तो आपका नोटिफिकेशन के थ्रू आपको अपडेट मिल जाएगा, कोई सेशन आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने पुराना सेशन नहीं देखा है तो उन सेशंस को भी आप देख लीजिए। स्पेशली जो रीडिंग, अगर आज का सेशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है तो इससे पहले वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, प्लस सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अगर इंग्लिश सेक्शन खुलता है तो आप कौन से क्वेश्चंस पहले करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किन क्वेश्चंस को करने के बाद करोगे, किस तरह से करोगे, ये सब हमने लास्ट के सेशन में डिस्कस कर रखा है। तो वो वाला सेशन ज़रूर देख लेना। आज का सेशन काइंड ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आई होप आप लोग एक्साइटेड हो गए। सेशंस को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कितनी बार मैंने आज की वीडियो में सेशन बोला है, चलो कोई बात नहीं, होता है। सेशन को सेशन ही तो कहते हैं, ठीक है। तो फिर से आरसी करने जा रहे हैं। आज 2 आरसी करेंगे। ये पहला आरसी है, शॉर्ट आरसीज है और क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे लेवल के। तो करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको ये रहा, ये आरसी पढ़ लो पहले। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आरसी को पढ़ लेना। ये आपका पहला पैराग्राफ है। थोड़ा सा मैं और नीचे कर देता हूँ, जिससे आपको ये पूरा पैराग्राफ आपका ऊपर से नीचे तक विजिबल हो जाएगा, ठीक, पढ़ लिया। अब आते हैं सेकंड वाले पैराग्राफ पे, ठीक है। यहाँ भी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। अब क्वेश्चंस में ध्यान देना कि किन तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे जब भी हम जनरली आरसी करते हैं तो मेरा एडवाइस ये रहता है कि पहले वोकैब वाले क्वेश्चंस को कर लो। जब क्वेश्चन देख रहे हो, जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट करके, तो जो वोकैब वाले क्वेश्चन होंगे हम उनको लगे हाथ ही अटेम्प्ट कर लेंगे। साथ ही अगर कीवर्ड वाले क्वेश्चन होंगे जिनमें कुछ कीवर्ड दे रखा है, उन कीवर्ड को भी नोट कर लेंगे। जब आरसी पढ़ रहे होंगे तो उन कीवर्ड्स के थ्रू आंसर वहाँ से निकाल लेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले आप क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन, ये सारे ऑप्शंस, ये ई नन ऑफ द अबव है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑथर गिव्स एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी ऑब्जर्व साइलेंस इन द रिमेम्बरेंस ऑफ पीपल हु हैव एक्सपायर्ड। मतलब कहीं पर पैसेज में ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है। किस चीज़ का एग्जांपल दिया है कि कैसे हम साइलेंस को यानी शांति को ऑब्जर्व करते हैं, कब, जब हम लोगों को याद कर रहे हो, ऐसे लोगों को जो हमारे साथ नहीं है, एक्सपायर्ड हो गए। तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस डज ही गिव दिस एग्जाम्पल। अब ऑथर का पर्पस क्या है, ऑथर ने एग्जाम्पल क्यों दिया है पैसेज में। तो ये ऑप्शंस हैं। तो जहाँ कभी यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ये एग्जाम्पल कहीं भी आपको अगर दिखे पैसेज में तो वहाँ से आप आंसर निकाल लोगे। तो ये कीवर्ड नोट कर लो कि हाँ एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ऑथर इन द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। अब ऑथर का पर्पस सेकंड पैराग्राफ में क्या है, सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज में ऑथर का पर्पस क्या है, ये हम तभी जान पाएंगे जब हम सेकंड पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये कोई कीवर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। एक डिस्कंसर्टिंग वर्ड है, उसका क्लोजेस्ट इन मीनिंग यानी सिनोनिम पूछ रहा है। जब भी लिखा हो क्लोजेस्ट इन मीनिंग, मतलब उसके मीनिंग में सबसे क्लोज कौन है, मतलब उसके ही मीनिंग के साथ वाला पूछ रहा है। क्लोजेस्ट इन मीनिंग यानी सिनोनिम्स, ठीक है। डिस्कंसर्टिंग का तो देख लेते हैं डिस्कंसर्टिंग कहाँ पे यूज़ हुआ है, किस तरह से यूज़ हुआ है, तो हम उनका सिनोनिम पता करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यूज़ हुआ है। क्या कह रहा है कि सम फाइंड साइलेंस डिस्कंसर्टिंग, अदर्स relish इट। इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है सम फाइंड साइलेंस डिस्कंसर्टिंग, मतलब कुछ लोगों को साइलेंस यानी शांति डिस्कंसर्टिंग लगती है, अदर्स relish इट, बाकी लोग
रेलिश करते हैं, यानी कंपैरिजन हो रहा है दो तरह के लोगों में, जिनमें से एक तरह के लोग जो हैं वो साइलेंस को डिसकंसर्टिंग मानते हैं, दूसरे जो लोग हैं वो रेलिश करते हैं। अब यहाँ पे आपको ना पता है कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन कैसे हो रहा है, ऑपोजिट नेचर का हो रहा है, क्योंकि दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, उन दोनों लोगों का अलग अलग बिहेवियर है साइलेंस को लेके। अब एक तो आपको डिसकंसर्टिंग का या रेलिश का दोनों का ही मतलब पता हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे, या तो फिर आपको दोनों में से किसी एक का पता हो। जैसे अगर रेलिश का पता है तो रेलिश का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। रेलिश करने का मतलब होता है, रेलिश करने का मतलब होता है कि आप एंजॉय कर रहे हो। तो कुछ लोग साइलेंस को एंजॉय करते हैं। अब चूंकि ऑपोजिट कंपैरिजन हो रहा है तो कुछ लोग एंजॉय करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें साइलेंस अच्छा नहीं लगता है। तो ये डिसकंसर्टिंग जो है ये कुछ अच्छा नहीं लगने वाला वर्ड है। अगर रेलिश अच्छा लगने वाला वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, तो डिसकंसर्टिंग नेगेटिव वर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या है डिसकंसर्टिंग का क्लोजेस्ट मीनिंग। प्लेजेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, गुड। ठीक है, ऐसी चीज़ जो आपको हैप्पीनेस दे, तो प्लेजेंट तो नहीं हो सकता। अनप्लेजेंट क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो आपको अच्छी ना लगे, जो आपको दुख दे, पीड़ा दे, पेन दे आपको, उसको हम कहते हैं अनप्लेजेंट। मैच कर रहा है, डिसकंसर्टिंग भी वही है। अगर रेलिश का मतलब एंजॉय है, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो एंजॉयमेंट दे, तो डिसकंसर्टिंग एंजॉयमेंट का उल्टा पेन होता है, वरी होता है, एंग्जाइटी होता है, वो देना होता है। तो इसका जो कनेक्शन है वो किससे है? वरिंग से है, कि ऐसी कोई चीज़ जो आपको वरी दे रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्बिंग से है। कोई अगर चीज़ अनप्लेजेंट होती है तो वो भी आपको वही देती है, वरिंग। ठीक है, डिस्टर्बिंग ही होती है। तो हमें इससे पता चल गया कि डिसकंसर्टिंग और अनप्लेजेंट सेम है। टैसिटर्न जो होता है वो होता है डिजर्व्ड। ठीक है, रिजर्व्ड कहने का क्या मतलब है कि ऐसा कोई पर्सन है जो अपने में ही रहता है। रिजर्व्ड मतलब कि अपनी जो बातें हैं, अपनी जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो सबके साथ शेयर नहीं करता, खुद तक ही रहता है, खुद तक ही रखता है। उसको टैसिटर्न कहते हैं, टैसिटर्न कहते हैं। गलत हो गया। टैक्टफुल होता है स्ट्रेटेजिक, या फिर आप कह सकते हो केयरफुल। मतलब ऐसा कोई पर्सन जो काफ़ी सोच समझ के अपने एक्शंस लेता है, काफ़ी प्लानिंग के साथ, काफ़ी स्ट्रैटेजी के साथ काम करता है, उसको हम कह सकते हैं टैक्टफुल। रेकलेस टैक्टफुल का उल्टा होता है, यानी केयरलेस। ठीक है, केयरलेस कहते हैं उसको। तो दिख रहा है कि हमें डिसकंसर्टिंग का अनप्लेजेंट मिल गया। तो एक क्वेश्चन तो वोकैब का आपको ऐसे कर लेना है। इसी तरह से अगर 2 क्वेश्चन है वोकैब के, 3 क्वेश्चन है वोकैब के, तो आप इस तरह से ही कर लोगे। ओके, ये आ गया समझ में। डिसकंसर्टिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर दे, आप अगर काम हो तो आपका काम छीन ले, आपको वरी दे दे, चिंता दे दे, एंग्जाइटी दे दे, वही चीज़ होता है वहाँ पे। अनप्लेजेंट भी वही कोई चीज़ होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज नॉट यूज्ड बाय द ऑथर टू एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइलेंस। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है हमसे कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल्स का यूज़ ऑथर ने नहीं किया है, इस्तेमाल ऑथर ने नहीं किया है। क्या करने के लिए? साइलेंस के इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब इसके लिए भी हमें पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि या तो ऑथर ने एक लाइन में ही दे दिया हो एग्जाम्पल, या फिर अलग अलग लाइन्स में दिया हो, अलग अलग पैराग्राफ्स में दिया हो। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स पे तो ध्यान दे देंगे कि हाँ चलो एक कीवर्ड हमें मिला कि एग्जाम्पल्स है, बट हम ये माइंड में रखेंगे, ओपन रखेंगे अपना माइंड कि कहीं भी हो सकते हैं एग्जाम्पल्स, बट एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है। ठीक है, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलो, ये सेकंड पैराग्राफ आ गया, सेकंड आरसी। तो हम पहले फर्स्ट वाले आरसी को ही देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। आपने तो पढ़ लिया होगा, अब मिला के देखिए क्या आपने जो समझा और मैं जो समझा रहा हूँ वो सेम है या नहीं है। क्या कह रहा है कि साइलेंस इज़ यूज्ड इन वेरियस वेज टू फोकस अटेंशन। साइलेंस का इस्तेमाल काफ़ी तरह से किया जाता है अटेंशन फोकस करने के लिए, मतलब किसी पर्सन का अटेंशन किसी चीज़ पे लाने के लिए साइलेंस का यानी शांति का यूज़ किया जाता है। साइलेंस इन कमर्शियल्स इंक्रीजेस अटेंशन टू एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। साइलेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? कमर्शियल्स में। कमर्शियल्स क्या होते हैं? एड्स। जो आप एड्स देखते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होगे तो एड्स आते हैं,
टीवी पे एड्स देखते आ रहे हो, काफ़ी टाइम से आप अपने बचपन से देखते आ रहे हो, शो ख़त्म होता था ऐड आता था, तो वहाँ भी साइलेंस का यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, अटेंशन इंक्रीज़ करने के लिए। किसका, ऐड देखने वाले का, कि उसका ध्यान ज़्यादा ऐड पे जाए। और क्या, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के रिटेंशन में भी यूज़ करता है। रिटेंशन मतलब स्टोरेज, मतलब कि उसको ध्यान से देख तो रहा है ऐड में क्या बताया जा रहा है वो भी उसको ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो साइलेंस का एक यूज़ होता था आपके एडवर्टाइजमेंट में, कमर्शियल्स में, ठीक है। कॉमेडियंस यूज़ साइलेंस फॉर इफेक्ट, कॉमेडियंस भी यूज़ करते हैं साइलेंस को इफेक्ट के लिए। एक जोक उन्होंने जो बोला, ठीक है, डिलीवर किया एक जोक, फिर थोड़ा शांत हो गया, फिर उसका पंच लाइन जो भी है या फिर जो भी नेक्स्ट जोक है वो डिलीवर किया, जिससे इफेक्ट ज़्यादा पड़ा। उसके बाद साइलेंस बिटवीन टू पीपल में इंडिकेट अ ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन। अब अगर दो लोगों के बीच साइलेंस है तो ये वो इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है वो कि दो लोगों के बीच में कुछ जैसे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, दो लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन है कम्युनिकेशन में, बातें बंद है अभी। बट इट कुड ऑल्सो मीन दैट दे आर अट्यून्ड एट वन विथ ईच अदर। बट साइलेंस का सिर्फ अगर दो लोग शांत बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है वो गड़बड़ है, वो ख़राब चल रहा है, एक दूसरे से नाराज़ है, बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो इस लेवल पे कनेक्टेड हो, उनका रिलेशनशिप इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग है कि वो साइलेंस में भी कंफर्टेबल है, एक दूसरे के साथ साइलेंट रहने में भी कंफर्टेबल है, ठीक। सम फाइंड साइलेंस डिस्कंसर्टिंग, कुछ को साइलेंस ख़राब लगती है, अदर्स रिलिश इट, कुछ साइलेंस को एंजॉय करते हैं। Observing a minute's silence in remembrance of people who have passed away creates a sense of a shared history। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई अगर व्यक्ति हैं वो गुजर जाते हैं तो उनके याद में 1 मिनट के साइलेंस, 1 मिनट का मौन रखा जाता है। उसी की बात ऑथर कर रहे हैं कि क्यों वो रखा जाता है, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री क्रिएट करता है। शेयर्ड हिस्ट्री मतलब, हिस्ट्री क्या होती है, इवेंट्स जो पास्ट में हो चुके। शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर होना मतलब कि सेम इवेंट्स और लोगों के साथ भी हुए। अब अगर सेम इवेंट्स काफ़ी लोगों के साथ होते हैं तो काफ़ी लोग उस इवेंट के वजह से एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है उनके बीच, एन इमोशनल बॉन्ड एंड कैन फैसिलिटेट एफिलिएशन। और इस इमोशनल बॉन्ड के वजह से उनमें फ्रेंडशिप, क्लोजनेस बढ़ जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति की याद में 1 मिनट का मौन रखते हैं तो हो सकता है कि वो व्यक्ति पास्ट में काफ़ी सारे लोगों को की लाइफ में रहा हो, काफ़ी सारे लोगों को इम्पैक्ट करा हो। तो ये जो शेयर्ड हिस्ट्री बन गई उस व्यक्ति के अराउंड, काफ़ी सारे लोगों से कनेक्टेड था, उससे एक इमोशनल बॉन्ड बना। और जब इमोशनल बॉन्ड बनता है तो क्लोजनेस आता ही है, लोगों में फ्रेंडशिप होती है, कॉम्रेडरी बढ़ती है, ठीक है। बीइंग साइलेंट इज दस अ वे ऑफ अचीविंग माइंडफुलनेस। तो बीइंग साइलेंट क्या है, साइलेंट रहने से, शांत रहने से क्या होता है, हम माइंडफुलनेस अचीव कर लेते हैं। बीइंग इन द मोमेंट एंड अवेयर ऑफ वन सराउंडिंग्स। माइंडफुलनेस होता क्या है, प्रेजेंट में रहना, मोमेंट में रहना, अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान देना और अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर, उसके बारे में पता होना, ये होता है माइंडफुलनेस। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल वाला पार्ट याद है आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर दी, यही क्वेश्चन है, ऑथर ने एग्जाम्पल जो दिया है, क्यों लेते हैं 1 मिनट साइलेंस, क्या पर्पस है, तो पर्पस क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, पर्पस पता चल गया किस लिए, इमोशनल बॉन्ड बनाता है और एफिलिएशन, क्लोजनेस, ठीक है, कनेक्शन प्रमोट करता है। अब देखते हैं क्या लिखा है। टू शो हाउ साइलेंस इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। ऑथर ने एग्जाम्पल साइलेंस का रिमेम्बरेंस में इसलिए दिया है क्योंकि वो हमें बताना चाहते हैं कि साइलेंस एक बहुत इफेक्टिव वे है लोगों को पास लाने का, टुगेदर लाने का। क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या, एफिलिएशन मतलब क्लोज लाना, क्लोज मतलब बॉन्ड बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है, तो लोग पास तो आ रहे हैं, टुगेदर हो रहे हैं, तो ये हमारा आंसर सही है। टू शो हाउ साइलेंस इज़ अ यूजफुल मैकेनिज्म टू कोप विथ लॉस। अब ऑथर ने लॉस, यानी कोई लॉस हुआ, ठीक है, तो उस लॉस से कैसे डील करना है उसके बारे में नहीं बताया कि साइलेंस कैसे यूज़फुल होता है कि हम उस लॉस से डील कर सकें, तो ये गलत है। टू शो हाउ साइलेंस इज़ अ यूजफुल मीन्स फॉर एक्सप्रेसिंग ग्रीफ। दुख को जाहिर करने में भी साइलेंस काफ़ी मदद करता है, ये भी ऑथर ने इस एग्जाम्पल के थ्रू तो नहीं कहा है। ये जो एग्जाम्पल दिया है 1 मिनट के साइलेंस का, उससे ऑथर यही बताना चाहते हैं कैसे साइलेंस आपके बॉन्ड को फॉर्म करने में, आपके लोगों को क्लोज लाने में मदद करता है।
टू शो हाउ साइलेंस इज एसोसिएटेड विद डेथ। अब ये क्या है ना कि साइलेंस एसोसिएटेड है डेथ से, मतलब जहाँ साइलेंस शांति है वहाँ डेथ जरूर होगा। तो ये भी ऑथर ने नहीं कहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू, उन्होंने बस ये कहा है कि साइलेंस लोगों को पास लाता है, एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करता है, जो कि ये वाला ऑप्शन सही से बता रहा है। तो बाकी नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा क्योंकि आंसर तो हमें मिल गया है। तो एक का आंसर हमें मिल गया। तो आपको ऐसे ही करना है, आप पढ़ रहे हो, आपने पता है कि एग्जाम्पल की बात हुई थी, एग्जाम्पल देखा, आंसर मार्क कर दिया। Organizational leaders are required to achieve results which they do by executing specific tasks। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स होते हैं, मतलब जो कंपनीज़ में, कॉर्पोरेट में, ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स होते हैं, हाई पोस्ट पे जो सीनियर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट, उनसे क्या रिक्वायर किया जाता है, मतलब उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रिजल्ट्स दोगे। ठीक है, रिजल्ट्स देने के लिए वो क्या करते हैं, टास्क को, स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। Their focus is thus generally on actions rather than on the emotions of others। अब चूँकि उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो रिजल्ट्स देंगी, तो इस एक्सपेक्टेशन की वजह से उनका जो फोकस होता है, जो अटेंशन होता है, वो एक्शंस पे होता है, किस तरह से एक्शंस किया जाए, टास्क को फुलफ़िल किया जाए जिससे रिज़ल्ट अचीव हो जाए। उनका फोकस दूसरों के इमोशंस पे नहीं होता है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं वो। Yet this can affect creativity, productivity and efficiency। But yet का मतलब क्या होता है, contradiction। Yet का मतलब क्या होता है, but, मतलब लेकिन ये क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है। मतलब जो सीनियर्स हैं, जो कि एक्शन पे फोकस करते हैं और दूसरों के इमोशंस पे फोकस नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट्स देने होते हैं जो कि वो देते हैं एक्शन टास्क को कंप्लीट करके। पर ये जो उनका अप्रोच है, लोगों के इमोशंस पे ध्यान नहीं देना, इससे क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी आपकी अफेक्ट होती है। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ। एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सेकंड पे आते हैं। बाय बीइंग माइंडफुल ऑफ पीपल्स इमोशंस, मतलब बाय बीइंग माइंडफुल ऑफ पीपल इमोशंस का मतलब क्या, माइंडफुल होना मतलब कि ध्यान देना उस चीज़ पे। ठीक है, तो पीपल की इमोशंस पे, लोगों के जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उस पर ध्यान दे के, फॉर एग्जाम्पल थ्रू साइलेंट एक्सरसाइजेस, किस तरह से हम ध्यान दे सकते हैं, साइलेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू ध्यान दे सकते हैं। लीडर्स कैन बूस्ट कनेक्शन विथ एंड अमंग टीम मेंबर्स। अब लोगों के इमोशंस पे ध्यान दे के, जो कि हम साइलेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू कर सकते हैं, लीडर्स जो है वो कनेक्शंस बनाने में हेल्प कर सकते हैं। कहाँ, टीम के साथ खुद का कनेक्शन और टीम मेंबर्स के बीच आपस में भी एक कनेक्शन को बनाने में हेल्प कर सकते हैं। विच कैन प्रोमोट क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अब इससे क्या होगा, कनेक्शन बनाने से क्या होगा, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। दिस मीन्स ऑब्जर्विंग एंड एक्सपीरियंसिंग इमोशंस इन वन सेल्फ एज वेल एज इन अदर्स, विच रिक्वायर्स बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब इसका मतलब क्या है, माइंडफुल ऑफ पीपल्स इमोशंस का मतलब क्या है, कैसे हो सकते हैं हम, तो हो सकते हैं कि आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करो, साथ ही साथ आप दूसरों के भी इमोशंस को ऑब्जर्व करो। और ये करने के लिए क्या ज़रूरी है, इस करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो, यानी कि आप अवेयर रहो कि प्रेजेंट में, अभी में आपके आसपास क्या हो रहा है, जिससे कि आप खुद के भी और लोगों के भी इमोशंस को आप ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस कर सकते हो। यूजिंग साइलेंस इन अ टीम सेटिंग कैन क्रिएट कनेक्शंस बियॉन्ड द टास्क। अब अगर आप एक टीम सेटिंग में हो, लेट सपोज कि टीम बनाया गया है किसी एक टास्क के लिए, तो वहाँ पे साइलेंस का यूज़ करके आप ऐसा कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हो जो कि टास्क के बियॉन्ड जाएंगे। मतलब कि कनेक्शंस, टास्क खत्म हुआ तो कनेक्शंस खत्म नहीं होंगे, कनेक्शंस फिर लाइफ टाइम तक रहेंगे, टास्क के बाद तक रहेंगे। Another exercise borrowed from the world of performance art could be to ask team members to form pairs and sit face to face in silence for 1 minute and then share their observations and feelings। एक और एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज तो ये था कि टीम सेटिंग में आप साइलेंस यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आप खुद के इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। दूसरा एक और एक्सरसाइज की बात की है ऑथर ने, जो कि उन्होंने परफॉर्मेंस आर्ट के दुनिया में देखा काफ़ी बार होता है कि टीम मेंबर्स को पेयर्स बनाने को कहते हैं। मतलब टीम मेंबर से वो जोड़े बना लेते हैं और क्या करते हैं, फेस टू फेस बैठ जाते हैं साइलेंस में, यानी कि शांति से बैठे होते हैं फेस टू फेस,
1 मिनट तक, और उसके बाद वो शेयर करते हैं कि उनको कैसा लगा, उनके ऑब्जर्वेशन क्या थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी। तो ये रहा आपका पूरा पैराग्राफ था। सेकंड पैराग्राफ भी पढ़ लिया हमने। पर्पस क्या है ऑथर का सेकंड पैराग्राफ में, तो हमें पता है कि ऑथर क्या कर रहे हैं। ऑथर ये बता रहे हैं कि लोगों के इमोशंस की हेल्प से कॉर्पोरेट सेटिंग में, ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बूस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शंस बना सकते हैं। उसके बाद ऑथर ने ये बताया कि इसका मतलब क्या होता है, समझने का मतलब क्या होता है इमोशंस को। तो समझने का मतलब होता है कि दूसरे के इमोशंस को आप समझो और प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ठीक है। उसके बाद 2 एक्सरसाइज बताई कि कैसे आप टीम सेटिंग में साइलेंस का यूज़ कर सकते हो। साथ ही एक उन्होंने परफॉर्मेंस आर्ट की दुनिया में जो एग्जाम्पल की दुनिया से एक एग्जाम्पल लिया, जहाँ पर उन्होंने बताया कैसे पेयर्स बना के वो साइलेंटली बैठते हैं फेस टू फेस और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है ये कॉर्पोरेट सेटिंग के अराउंड घूम रहा है। कॉर्पोरेट सेटिंग में साइलेंस का क्या रोल है, किस तरह से कर सकते हैं, इस पे है। तो पर्पस क्या है, टू एक्सप्लेन हाउ आवर माइंड्स परसीव साइलेंस। ऑथर का पर्पस क्या ये है कि समझाना है ऑथर को कि हमारा जो माइंड है किस तरह से वो साइलेंस को समझता है। क्या ये पर्पस है? बिल्कुल नहीं है। टू थ्रो लाइट ऑन हाउ साइलेंस कैन बी एम्प्लॉयड इन कॉर्पोरेट सेटिंग्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग अमंग टीम मेंबर्स। टू थ्रो लाइट ऑन मतलब एक्सप्लेन करना, कि ऑथर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कैसे साइलेंस कैन बी एम्प्लॉयड मतलब यूज्ड। देखो एम्प्लॉय का मतलब एक तो ये होता है कि आप किसी को हायर कर रहे हो किसी काम के लिए, एम्प्लॉय को। एक और एम्प्लॉयड का मतलब होता है यूज़ करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो कैसे साइलेंस का यूज़ कर सकते हो आप, कहाँ, कॉर्पोरेट सेटिंग में एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए टीम मेंबर्स के बीच। तो ये वही बात है जो हमने अभी पढ़ के निकाला, जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा और जो समझा, हमने इन्फर किया कि पर्पस क्या है ऑथर का। तो हमने यही समझा कि ऑथर का पर्पस कॉर्पोरेट सेटिंग के अराउंड घूम रहा है, कैसे साइलेंस का यूज़ कर सकते हैं टीम बॉन्डिंग बनाने के लिए, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी करने बढ़ाने के लिए, और क्या क्या इसके तरीके हैं करने के। तो ये उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये हमारा आंसर भी हुआ। टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस में, अब देखो वर्क प्लेस भी वही होता है, कॉर्पोरेट, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, वर्क प्लेस सब सिनोनिम्स हैं, सबका मतलब वही होता है, कंपनी कल्चर सॉरी। तो ठीक है, तो ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि साइलेंस की इम्पॉर्टेंस क्या है और डिसिप्लिन की इम्पॉर्टेंस क्या है वर्क प्लेस में। तो ऑथर ने साइलेंस की इम्पॉर्टेंस तो की है हाईलाइट, बट डिसिप्लिन की है, डिसिप्लिन का तो मेंशन ही नहीं है, तो गलत हो गया। जिस चीज़ का मेंशन नहीं है उसको क्यों हम आंसर मानेंगे। टू एक्सप्लेन हाउ साइलेंस इज़ नॉट गिवन इम्पॉर्टेंस इन द वर्क प्लेस, ये एक्सप्लेन करना कि किस तरह से साइलेंस को इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती है वर्क प्लेस पे। अब ध्यान दो, यहाँ पे ऑथर ने ये नहीं बोला है कि किस तरह से साइलेंस को इम्पॉर्टेंस दी जाती है या किस तरह से नहीं दी जाती है। उन्होंने ये कहा है क्या बेनिफिट है देने के और किस तरह से दी जा सकती है, बहुत डिफरेंस है। तो ये वाला आंसर गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, नंबर बी है, ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी ई तो आपका नन ऑफ द अबव था, तो वो भी गलत होगा क्योंकि हमारा बी आंसर हो गया है। डिस्कंसर्टिंग वाला कर लिया था हमने। अब ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज नॉट यूज्ड बाय द ऑथर टू एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइलेंस। साइलेंस की इंपॉर्टेंस की बात कहाँ हुई थी, तो पहले पैराग्राफ में हुई थी। क्या कहाँ हुई थी, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। एक तो आपका था कि कमर्शियल्स में यानी एडवर्टाइजमेंट्स में, फिर कॉमेडियंस यूज़ करते हैं, फिर कहाँ पे ये दो लोगों के बीच दिखाता है कि ब्रेकडाउन है कम्युनिकेशन में, या फिर कि दे आर अट्यून्ड, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में यूज़ होता है, आपके कॉमेडियंस में कॉमेडियंस यूज़ करते हैं, और फिर ये भी दिखाने को यूज़ किया जा सकता है कि कैसे दो लोगों के बीच या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज नॉट यूज बाय द ऑथर टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस। तो हाउ कॉमेडियंस यूज साइलेंस फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट, बिल्कुल बात की हुई है कॉमेडियंस की, कैसे वो साइलेंस का यूज़ करते हैं ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए, तो ये सही है। हाउ साइलेंस इज़ यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट्स की भी बात हुई है, कमर्शियल्स की बात हुई है, तो एडवर्टाइजिंग भी सही है। हाउ साइलेंस ड्यूरिंग अ पब्लिक स्पीच अलाउज फॉर ग्रेटर परसुएशन, कि साइलेंस का पब्लिक स्पीच के दौरान जो यूज़ है कैसे वो ग्रेटर परसुएशन में रिजल्ट करता है। यानी अगर कोई पब्लिक स्पीकर है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है कि कोई एक पर्सन है, माइक है, स्टेज पे खड़ा है, सामने उसके पूरा क्राउड है और वो बोल रहा है और क्राउड सुन रही है। जैसे आपने देखा होगा संदीप माहेश्वरी जब पब्लिक स्पीच देते हैं, या फिर टेडेक्स का आपने देखा होगा, तो
तो पब्लिक स्पीच के दौरान ग्रेटर परसुएशन मतलब लोगों को अपनी बात मनवाने में वो ज़्यादा हेल्प करता है। तो देखो पब्लिक स्पीच की तो बात ही नहीं हुई है, ठीक है, तो ये वाला गलत हुआ। तो आंसर क्या थे हमारे 1 और 2। बट यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट मतलब कौन सा नहीं यूज़ हुआ है, तो ये और 2 आंसर नहीं है, ये दोनों सही हैं बट सही वाला नहीं करना है, सही वाला नहीं करना है, गलत वाला करना है, यानी कि 3, यानी ओनली 3 हमारा आंसर है, सिर्फ ओनली 3, यानी 3 का यूज़ ऑथर ने नहीं किया है। ठीक है, ये हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आते हैं दूसरे वाले आरसी पे, सेम है, आप एक बार आरसी पढ़ लो यहाँ पे पॉज करके। ये पहला पैराग्राफ है, तो पहले पहला पैराग्राफ पढ़ना, फिर सेकंड वाला पढ़ना, मतलब थोड़ा सा पहले देख लो एक बार अच्छे से, इसको समझ लो, फिर सेकंड वाले को समझना, ठीक है। ये रहा सेकंड। बात है क्वेश्चंस पे, क्या क्या क्वेश्चन है, क्या हम समझ सकते हैं। तो व्हाट इज़ द की टेक अवे फ्रॉम द ऑथर्स एग्जाम्पल ऑफ कोआला एंड यूनिलीवर्स पॉन्ड्स ब्रांड। तो इस आरसी में ऑथर ने कोआला और पॉन्ड्स का एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल से की टेक अवे क्या है, मतलब क्या समझ पा रहे, मेन चीज़ जो है, जिस्ट है, मेन थीम हम क्या कर पा रहे हैं इन्फर। तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा कोआला और पॉन्ड्स का। तो कीवर्ड में कोआला एंड पॉन्ड्स वाला वो होगा कि वहाँ पे जहाँ भी आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कोआला एंड पॉन्ड्स का, उसको अच्छे से पढ़ोगे वहाँ से, क्योंकि ये ना अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना है फिर आपको समझना है, ठीक है। ये एक कीवर्ड वाला डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि आपको कीवर्ड से वहाँ पे मैच करके आंसर कर पाओगे, ये अंडरस्टैंडिंग वाला है। कीवर्ड इन द सेंस कि कोआला और पॉन्ड्स जहाँ पे आपको दिखेगा वहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये रहे ऑप्शंस, क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से। ये ऑप्शन है ए बी सी डी, थोड़ा छुप गया है तो मैं सी डी भी अब विजिबल कर देता हूँ आपके सामने, और ई भी है, ये तो वही है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ठीक, ये वाला एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एज पर द पैसेज के अकॉर्डिंग जो भी दिया है पैसेज में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द सक्सेस ऑफ डिसरप्टर्स अगेंस्ट बिगर कंपिटिटर्स। तो पैसेज में ऐसे ऑथर ने किन किन फैक्टर्स का मेंशन किया है जो कि डिसरप्टर्स की हेल्प करते हैं उनके जो बड़े कंपिटिटर्स हैं उनके अगेंस्ट सक्सेसफुल होने में। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पैसेज को, कहाँ पे ये मेंशन है, कहाँ कहाँ फैक्टर्स मेंशन है, या हो सकता है एक ही जगह मेंशन हो सकता है 2-3 लाइन में मेंशन हो। तो इसको हम कीवर्ड वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट क्या है निम्बल का, चलो ये वो क्या वाला है, लगे हाथ कर लेते हैं। ऑपोजिट पूछा है निम्बल का, निम्बल है कहाँ, पहले ये ढूंढे निम्बल है कहाँ, तो निम्बल यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, डिसरप्टर्स हैव फ्यू प्रोसेसेस एंड फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स बोथ स्ट्रैटेजिकली एंड इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। डिसरप्टर्स जो हैं उनके पास प्रोसेसेस कम होते हैं और प्रोसेसेस से भी कम उनके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मतलब प्रोसेस जो करना पड़ता है उनको वो तो कम होता ही है, जो उनके रास्ते में जो बाधाएं होती है, जो चैलेंजेस होते हैं, जो लिमिटेशंस होते हैं वो भी कम होते हैं, जिससे होता क्या है कि वो ज़्यादा निम्बल, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, ज़्यादा इनोवेटिव हो पाते हैं। ज़्यादा निम्बल का मतलब क्या है, क्विक। अब निम्बल आप 2 तरीके से हो सकते हो, या तो मूवमेंट में, फिजिकल मूवमेंट में क्विक हो, मूव कर पा रहे हो अच्छे से, चल फिर पा रहे हो बहुत तेज़ी से, या तो थॉट प्रोसेस निम्बल है आपका, मतलब बहुत तेज़ी से सोच पा रहे हो। अब चूँकि डिसरप्टर्स कंपनी होती है, ठीक है, तो वो सोच पाती है बहुत क्विक, क्योंकि चैलेंजेस कम है, प्रोसेसेस कम है, तो कम चीज़ों में इन्वॉल्व होना है तो जल्दी जल्दी वो डिसीजन ले पाते हैं। तो यहाँ पे निम्बल का मतलब है क्विक, जो जल्दी जल्दी हो सके। अब आते हैं हमें कि निम्बल का ऑपोजिट ढूंढना है, तो वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। इनफ्लेक्सिबल क्या होता है आपका, इनफ्लेक्सिबल होता है रिजिड, जो कि जल्दी जल्दी अडेप्ट नहीं कर सके, ठीक है। निम्बल क्या होता है, कोई सिचुएशन चेंज हुआ तो तुरंत उसने सोचा और अडेप्ट कर लिया। रिजिड इनफ्लेक्सिबल, क्योंकि वो रिजिड है तो उसको वो तुरंत नहीं कर सकता, वो खुद को चेंज नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है उस वर्ड के निम्बल के, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑस्टियर होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है। एक्यूरेट प्रेसाइज होता है। इम्बिकल आपका होता है स्टूपिड, और आर्डुअस होता है आपका डिफ़िकल्ट। तो निम्बल जहाँ पे तुरंत सोच पा रहा है, तुरंत रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, वहीं इनफ्लेक्सिबल रिजिड है, तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि उतना फ्लेक्सिबल है नहीं ना कि वो तुरंत चेंज हो जाए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तुरंत सोच पाए।
तो आंसर क्या था हमारा? इनफ्लेक्सिबल। चलो देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से पहले पढ़ लेते हैं पैराग्राफ को, एक एक करके दोनों पैराग्राफ पढ़ लेंगे। इन कोलंबिया में कोआला है सक्सेसफुली चैलेंज यूनिलीवर्स पॉन्ड्स स्किन केयर ब्रांड। कोलंबिया में क्या हुआ है? कोआला एक कंपनी है जिसने सक्सेसफुली चैलेंज किया है यूनिलीवर के पॉन्ड्स स्किन केयर ब्रांड को। मतलब चैलेंज तो किया है बट सक्सेसफुली चैलेंज किया है, मतलब कुछ हद तक उसने हरा दिया है पॉन्ड्स को। यूनिलीवर प्रोड्यूसेस ऑल इट्स पॉन्ड्स प्रोडक्ट्स इन 1 or 2 फैक्ट्रीज। यूनिलीवर क्या करता है? जितने भी उसके पॉन्ड्स के प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को 1 या 2 फैक्ट्री में करता है, बनाता है। विद ऑल द पैकेजिंग इन इंग्लिश, और जो पैकेजिंग होती है सारे प्रोडक्ट्स की वो सब इंग्लिश में होती है, सब में नाम इंग्लिश में लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स इंग्लिश में लिखा होता है, डायरेक्शन, प्राइस सब इंग्लिश में लिखा होता है। क्वाइट सिंपली कोआला डिसाइडेड टू मेक सिमिलर प्रोडक्ट्स विद पैकेजिंग इन स्पेनिश। कोआला ने क्या किया? प्रोडक्ट्स उसने वही बनाए जो पॉन्ड्स बना रहा था। डिफरेंस क्या किया उसने? इंग्लिश की जगह पे जो लोकल लैंग्वेज है स्पेनिश, जो कोलंबिया का लोकल लैंग्वेज है स्पेनिश, उसमें उसने पैकेजिंग की। एंड यूज लोकल ब्यूटी क्वींस इन इट्स मार्केटिंग इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल फैशन मॉडल्स। और क्या किया? लोकल ब्यूटी क्वींस मतलब जो कोलंबिया की ही नेटिव ब्यूटी क्वींस है उनको डाला मार्केटिंग में, इंटरनेशनल फैशन मॉडल्स को नहीं डाला। मतलब दूसरे कंट्रीज़ के मॉडल्स को यूज़ ना करके अपने ही कंट्री के मॉडल को यूज़ किया उसने। थैंक्स ऑल्सो टू मासिव डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छे जोर शोर से किया उसने। They have managed to take about 20-30% market share from Unilever in various beauty and skin care categories. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कोआला ने यूनिलीवर के मार्केट शेयर से 20-30% शेयर ले लिया। इससे समझ में क्या आ रहा है? देखो, 2 सच केस स्टडी दे रखी है। एक जगह है यूनिलीवर का पॉन्ड्स ब्रांड, जो क्या करता है? एक जनरल अप्रोच ये रखता है, 1-2 फैक्ट्री में बना रहा है प्रोडक्ट्स को, वहीं से वो सारे कंट्रीज़ में भेज रहा है, सारी पैकेजिंग इंग्लिश में कर रहा है, मतलब जनरल अप्रोच रख रहा है। कोआला ने अलग क्या किया? वो गया लोकली उसने अप्रोच, एक लोकल अप्रोच रखी, लोकली काम किया, जो लोकल लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट किया, जो लोकल ब्यूटी क्वींस थी, जो उसी कंट्री की ब्यूटी क्वींस थी उसको अडैप्ट किया। तो उसका ये क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो लोग हैं वो अपनी चीज़ों से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो लोग अपने लैंग्वेज से, जो कोलंबिया के लोग थे वो स्पेनिश लैंग्वेज से ज़्यादा रिलेट कर पाए, ज़्यादा उनको उस पर ट्रस्ट आया, उनके जो अपने फैशन मॉडल्स हैं उन पर ज़्यादा ट्रस्ट आया, तो उससे कोआला का स्किन केयर का जो ये था मार्केट शेयर था वो बढ़ गया। अब आते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। तो पुट इट सिंपली, अगर बहुत ही सिंपल वे में कहा जाए तो पुट इट सिंपली मतलब तो बहुत ही सिंपल वे में कहा जाए, डिसरप्टर्स मेक डिसीजंस क्विकली। डिसरप्टर, अब इस केस में डिसरप्टर कौन था? डिसरप्टर क्या होता है? जो कोई ट्रेडिशनली कोई चीज़ चल रही है उसमें वो आके कुछ चेंज करता है, ऐसा चेंज जो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, तो डिसरप्टर उसको कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे यूनिलीवर था वो बना रहा था अभी तक प्रोडक्ट्स, कोआला आया, उसने तुरंत एक छोटी सी चीज़ की और 20-30% मार्केट शेयर लेके चला गया, तो कोआला यहाँ पे डिसरप्टर हो गया। तो डिसरप्टर क्या करते हैं? वो डिसीजंस क्विकली लेते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस वर्क अगेंस्ट बिग प्लेयर्स। अब जो बिग प्लेयर्स है, जो बिग कंपनीज है, उनको बहुत सारे कंट्रीज़ को सर्व करना होता है, तो उस प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग उनके कल्चर है, उनके रोल मॉडल्स हैं। तो वो क्या करते हैं? वो मतलब एक जनरल अप्रोच रखते हैं। तो ये जनरल अप्रोच उनके अगेंस्ट काम करने लगता है, क्योंकि हर कोई रिलेट नहीं कर पाता। वाइल डिसरप्टर्स आर ब्रेकिंग इनटू द मार्केट, डिसरप्टर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, दे लार्जर कंपटीटर्स आर स्टिल ट्राइंग टू डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट इट। जो उनके लार्जर कंपटीटर्स हैं, जो लार्ज कंपनीज है, वो अभी भी यही सोच रही है क्या करें, मतलब उनके पास कोई प्लान नहीं है कि इन डिसरप्टर्स को कैसे रोकें। डिसरप्टर्स हैव फ्यू प्रोसेसेस एंड फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स बोथ स्ट्रैटेजिकली इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। प्लानिंग में भी और प्लान को इम्प्लीमेंट करने में भी डिसरप्टर्स को बहुत कम प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, बहुत कम लिमिटेशन होती है, चैलेंजेस और बाधाएं बहुत कम होती है, अलाउइंग देम टू बी मोर निम्बल, रिस्पॉन्सिबल, इनोवेटिव। और इससे क्या होता है, चूँकि अब प्रोसेसेस कम करने हैं, ठीक है, चैलेंजेस कम है, लिमिटेशंस कम है, तो वो ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं और इनोवेट कर पाते हैं। अब क्यों यहाँ पे ये कहा गया है कि कम होते हैं प्रोसेसेस? क्योंकि कोई बड़ी कंपनी है, उसको बड़े
बहुत सारे कंट्रीज़ में भेजना है, तो वहाँ पे प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो गया अलग अलग कंट्रीज़ का अपना। उसके बाद उनको अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग कल्चर्स हैं, तो वहाँ अब यहाँ पे क्या है कि कोई डिस्ट्रप्टर है। इस केस में क्या हुआ था कि उसको सिर्फ एक कंट्री को ही सर्व करना था, तो प्रोसेस कम हो गया था उसके लिए, तो उसका बेनिफिट उसको मिला। It's the same mindset that led Amazon boss Jeff Bezos to come up with the 2 pizza rule for productive meetings। अब ये वही माइंडसेट है जो हमें Amazon के जो बॉस है जेफ बेजोस उनमें हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जब वो 2 पिज़्ज़ा रूल लेके आए थे मीटिंग्स के लिए, कि अगर मीटिंग्स को प्रोडक्टिव बनाना है तो 2 पिज़्ज़ा रूल को फॉलो करो। अब क्या है ये 2 पिज़्ज़ा रूल? इफ़ यू हैव मोर पीपल इन अ मीटिंग दैन कुड बी फेड बाई 2 पिज़्ज़ाज, अगर तुम्हारे मीटिंग में 2 पिज़्ज़ा खाने से ज़्यादा लोग हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इतने लोग हैं जिनको आप 2 पिज़्ज़ा से नहीं कर सकते, उनका काम नहीं चल पाएगा और पिज़्ज़ाज मंगवाने पड़ेंगे, द मीटिंग बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग एंड इनएफिशिएंट। तो वो मीटिंग टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्ट करेगी और इनएफिशिएंट है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मीटिंग्स में उतने ही लोग को रखो जो 2 पिज़्ज़ा में जिनका काम हो जाए। अगर उससे ज़्यादा लोग आ गए तो मीटिंग टाइम कंज्यूमिंग और इनफेक्टिव हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, प्रोसेसेस कम है। यहाँ पे मीटिंग में लोग कम थे, यहाँ पे प्रोसेसेस कम है। प्रोसेसेस कम है, चैलेंजेस भी कम है, तो वो आराम से इनोवेट कर पाते हैं, आराम से वो तुरंत डिसीजन लेके काम कर लेते हैं। तो ये था आपका पूरा पैराग्राफ। तो दोनों ही पैराग्राफ पढ़ लिया हमने, पैसेज का देख लिया क्या है, थीम क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। की टेक अवे क्या है? ऑथर का एग्जाम्पल जो दिया है कोआला बॉन्ड्स ब्रांड का, उससे क्या हमने समझा है देखते हैं। Disruptors can succeed in toppling a large competitor only if it understands and exploits the void that is not being addressed by a big company। क्या कह रहा है? Disruptors तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं एक लार्ज कॉम्पिटिटर को हराने में जब वो ये समझे, क्या समझे, कि एक वॉइड है, एक गैप है, और उस गैप का यूज़ करे, उस वैसा गैप जो कि बिग कंपनी नहीं कर पा रही है फिल। अब यहाँ पे इस वॉइड को समझना बहुत ज़रूरी है। गैप, वॉइड का मतलब क्या है कि कोई ऐसे चीज़ की डिमांड है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बड़ी कंपनी नहीं बना रही, पर अगर डिसरप्टर को समझ में आ गया कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है, बड़ी कंपनी नहीं बना पा रही, अगर वो ये प्रोडक्ट बना दे तो वो सक्सेसफुल होके बड़ी कंपनी को हरा देगी। अब देखो, ये नहीं कहा है ऑथर ने। अगर हम कोआला की और पॉन्ड्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स दोनों के सिमिलर थे। कोई प्रोडक्ट की स्कार्सिटी नहीं थी, कोई ऐसा प्रोडक्ट मिसिंग नहीं था जो कोआला ने बना दिया जो पॉन्ड्स के पास नहीं था। सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाए थे, सिमिलर प्रोडक्ट्स, मतलब जो पॉन्ड्स के पास थे वही कोआला के पास भी थे। डिफरेंस था कि कोआला ने एक लोकल अप्रोच रखा, लोकल कल्चर में टैप किया और लोकल कल्चर का यूज़ किया था। तो ये गलत हो गया हमारा। Big companies tend to have one global positioning for a brand, while disruptors tap into local culture and push a single benefit that resonates with local people। वही बात कही जो हमने पढ़ा कि बिग कंपनीज क्या होता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, तो वो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बचने के लिए एक यूनिवर्सल, एक ग्लोबल अप्रोच रखते हैं जो सब जगह अप्लाई होता है। जबकि डिसरप्टर क्या करते हैं, वो लोकल कल्चर को टैप करते हैं और वो बेनिफिट देते हैं लोगों को जो कि उनसे रेजोनेट करें। जैसे यहाँ पे क्या था, लोग अपने ही लैंग्वेज से ज़्यादा वो रेजोनेट कर पा रहे थे, ज़्यादा वो रिलेट कर पा रहे थे, ज़्यादा अपने ही मॉडल से ज़्यादा रिलेट कर पा रहे थे वो। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। बिग कंपनीज आर ऑफन अनसक्सेसफुल व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग नेशंस। अब देखो, कोआला और पॉन्ड्स की जो एग्जाम्पल, जो की स्टडी मिली है, उसमें कोई डेवलपिंग या डेवलप नेशंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हुआ। अब डी भी देख लेते, ई भी देख लेते, इतना समझ में आ गया, ठीक है। डी में क्या है? डिफरेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स आर नीडेड व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट कंट्रीज एंड बिग कंपनीज आर इनकेपेबल ऑफ एड्रेसिंग दैट। अब देखो, डिफरेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स आर नीडेड, अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग मार्केटिंग के प्लान्स की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग कंट्रीज़ में। अब इतना तो हम कर पाएंगे इनफैक्ट, क्योंकि जहाँ हमने देखा कि नीड क्या थी, एक लोकल कल्चर को अडॉप्ट करने की नीड थी। मतलब मार्केटिंग आपको क्या कहाँ होना चाहिए था, एक लोकल कल्चर के अराउंड घूमना चाहिए था। तो ये तो हम समझ पा रहे हैं कि हो सकता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स, अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ की नीड हो। बट आगे पढ़ो, एंड बिग कंपनीज आर इनकेपेबल ऑफ एड्रेसिंग दैट। बिग कंपनीज इनकेपेबल है, वो कर ही नहीं सकती है ये काम। क्या ऑथर ने ये कहा है? क्या ऑथर ने कोआला एंड पॉन्ड्स के एग्जाम्पल से ये बताया है कि बिग कंपनीज कर ही नहीं सकती है,
या उन्होंने ये बताया है कि कैसे एक छोटा सा चेंज करके एक छोटी कंपनी ने बिग कंपनी की शेयर ले ली। ये तो नहीं कहा कि बिग कंपनी कभी कर ही नहीं सकती थी ये काम, वो कर ही नहीं पाएगी। ये तो बहुत एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, तो ये गलत हुआ। और नन जवाब तो गलत है क्योंकि हमें आंसर हमता मिल गया है। ठीक है, चलो देखो, कोई भी क्वेश्चन में तुम्हारा डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में अपना डाउट लिख सकते हो। मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। अगर डाउट आपका जो भी हुआ इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, देखते हैं। एज पर द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ डिसरप्टर्स अगेंस्ट बिगर कॉम्पिटिटर्स। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स की बात पूछ रहा है वो, और क्वेश्चन हमसे कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कि डिसरप्टर्स को सक्सेसफुल बनाते हैं बिगर कॉम्पिटिटर्स में। तो हमने फैक्टर्स पढ़ रखा है सेकंड पैराग्राफ में। कहाँ पे? यहाँ पे कि एक तो उनके पास लिमिटेशंस कम होती है, दूसरा प्रोसेसेस होता है कम उनके पास। दे हैव फीवर थिंग्स दैट स्टैंड टू लिमिट देम। लिमिटेशन होती है कम। यहाँ पे वही बात हुई है कि उनकी कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? लिमिटेशंस होते हैं। तो लिमिट करने वाली चीज़ें कम है, तो ये सही है। दे मेक क्विक डिसीजंस, वो निम्बल होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। निम्बल रिस्पॉन्सिव तो क्विक डिसीजन भी ले लेते हैं। दे हैव मोर शॉर्ट टर्म गोल्स, उनके पास ज़्यादा शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मतलब ऐसे गोल जो शॉर्ट टर्म में, इन शॉर्ट टाइम में कंप्लीट किया जा सके। अब ये चीज़ नहीं बताई गई है यहाँ पे यही बताया गया कि प्रोसेसेस कम होते हैं, लिमिटेशंस कम होते हैं, और इस वजह से वो काफ़ी क्विकली एक्ट कर पाते हैं। गोल सेटिंग की बात नहीं हुई कि लॉन्ग टर्म बनाते हैं शॉर्ट टर्म बनाते हैं, तो ये गलत हो गया। तुम्हारा ओनली 1 and 2 आंसर। ठीक है, 1 and 2। चलो अब यहाँ पे निम्बल का तो हमने कर लिया था। चलो, तो हमने दोनों ही आरसी कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ से फैक्ट बेस्ड थे, आराम से हो गए। कुछ क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग की नीड थी, तो आप होप आपको एक सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, पर सेशन ख़त्म करने से पहले आपको एक चीज़ बताना है कि अभी भी हमारे ऐप एंड वेबसाइट पे क्रिसमस सेल वाला ऑफ़र चल रहा है, तो और फ्लैट 35% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम की कोई भी रिसोर्स, किसी भी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्ज़ाम के आप रिसोर्सेज अगर परचेस करना चाहते हो, मॉक टेस्ट हो गए, PDF कोर्स हो गया, वीडियो कोर्स हो गया, या आपको कोई पूरा पैकेज लेना है जिसमें सब कुछ हो, तो आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हो कि मैक्सिमम डिस्काउंट है 35% का। कूपन कोड आपको लगाना है सैंटा, SANTA। सैंटा लगाते ही आपको और जो भी आप परचेज़ कर दो उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अब जैसे आपका SBI क्लर्क का एग्ज़ाम है, SBI PO भी एक्सपेक्टेड है, तो और भी एग्ज़ाम्स एक्सपेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये डिस्काउंट लेके रिसोर्सेज आप डिस्काउंट का अवेल करके रिसोर्सेज आप ले सकते हो। आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखो, मैं फिर से बता दूँ कि अभी सेल ऑन है, 35% नहीं मैक्सिमम डिस्काउंट है, आपको मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है सैंटा, SANTA। तो अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपने स्लीप का, अच्छे नींद लो। ठीक है, अब पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हो पूछो, इंग्लिश से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड। बाय, टेक केयर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।